नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जो आपको खेती के क्षेत्र में मजबूती देंगी और सशक्त बनाए रखेंगी। किसानों की फसलों को बाजार तक पहुंचाने की सरकारी पहल, गर्मियों में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, बंजारा नस्ल की मुर्गी पालन से आए एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, उपयोगी कृषि उपकरण, इसके साथ ही जानेंगे मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार की विशेष प्रयास, गर्मियों में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध, वैशाली के किसान प्रवल की अलानी खेती से कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। हाल ही में पटना स्थित बिहार कृषि प्रबंधन एक प्रसार प्रशिक्षण संस्था वाल्मीकि सभागार किसान और वैज्ञानिक की उपस्थिति में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बिहार सरकार की कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। इस मौके पर कृषि विभाग के सचिव नरदेश्वर लाल सहित कई किसानों ने भी अपने विचार रखे। हमारे किसान और किस रूप में खेती करे, किसानी करे ताकि वो समृद्ध हो सके। किसान समृद्ध होगा तो बिहार समृद्ध होगा और बिहार समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। पशुपालक भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, पशुओं का रोग से बचाने के लिए उनके आवास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। इससे इस बीमारी के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पशुओं को भोजन में थोड़ा मिनरल मिक्सचर आवश्यक शामिल करें। इससे पशुओं स्वस्थ रहते हैं और दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। गर्मियों के मौसम में किसान जल प्रबंधन के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपना सकते हैं। इस तकनीक से कम समय में फसलों को पर्याप्त पानी दिया जा सकता है। लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की सिंचाई संभव है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बेहतर होते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से अगर हम सिंचाई करते हैं तो पानी की बचत होती है और सिंचाई भी अच्छी तरह होती है और इससे क्या होता है कि पैसा बचता है। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किसानों के लिए आय का अच्छा स्रोत बन सकता है। मुर्गी ग्राम योजना के तहत बनराजा नस्ल की मुर्गियों का पालन कर किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इस नस्ल की खासियत है कि इसका वजन अधिक होता है और बाजार में इसकी मांग भी अच्छी होती है। वैशाली जिले के ग्राम फरीदपुर के प्रगतिशील किसान वीरचंद्र सिंह प्रवल की अलानी खेती कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि मार्च महीने से लेकर अक्टूबर तक इस खेती से लगातार आय होती रह रही है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से काफी लाभ मिलता है। फसलों की कटाई के बाद खेत में बची पराली या अवशेषों के बीच किसान सुपर सीडर यंत्र की मदद से सीधे बुवाई कर सकते हैं। यह यंत्र ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, समय की बचत होती है और मजदूरों की कमी भी काफी हद तक पूरी होती है। अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानते हैं गेहूं और चावल के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, अड़वा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है और दिन में तेज धूप रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि हवा की गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।
गर्मी के मौसम में देखते हुए किसान भाई बहन फसलों में नमी बनाए रखने के लिए सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें और पीने के लिए साफ पानी का पर्याप्त व्यवस्था करें। खेतों में काम करते समय दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो आजकल की एक आम समस्या हो गई है, लेकिन अगर इस समस्या से सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा कोई जूझता है, तो वो है हमारे किसान भाई। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस बदलते जलवायु और बदलते परिवेश में जो है वो किसान भाई किस तरह से फसल में विविधीकरण करें और किस तरह की फसल का जो है वो उत्पादन करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस वजह से डीडी बिहार की टीम कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम के लिए आज विशेष रूप से पहुंची है पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र, और यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से, और वो बताएंगे कि इस बदलते मौसम और बदलते जो पर्यावरण है, इस परिप्रेक्ष्य में जो है वो फसल में विविधीकरण किसान भाई हमारे कैसे करें। तो डॉक्टर अरविंद, मैं चाहूँगी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि किस तरह से बिहार में जो पारंपरिक फसल हैं उनमें क्या विविधीकरण करके इस बदलते जलवायु परिवेश में वो अपना खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बिहार ही नहीं, आप पूरे देश और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, चूँकि हम बिहार में हैं तो हम बिहार की ही बात करेंगे। और आप देखेंगे कि समय से बारिश का नहीं होना और कभी कभी अत्यधिक बारिश हो जाना, जहां बाढ़ की स्थिति नहीं होती थी वहां बाढ़ की स्थिति हो रही है, जहां सूखे की स्थिति नहीं होती थी वहां सूखे की स्थिति हो रही है। और हमारे जो किसान दशकों पहले से जो खेती करते चले आ रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे किसान जो धान गेहूं जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके ऊपर आधारित हैं, वैसे किसानों को मौसम की मार काफ़ी झेलनी पड़ रही है। और ऐसे किसानों को खेती में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वैज्ञानिकों का ये मत है, और आपको याद होगा कि 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर जो है घोषित किया था। और उस मिलेट्स ईयर में जो हमारे पुराने जो अन्न थे, जैसे श्री अन्न जिसको बोला गया, नाम दिया गया, और श्री अन्न में मड़ुआ, कोदो, रागी, सावा, बाजरा, ज्वार, ये सारी फसलें जो है उसमें जो हमारी पुरानी पद्धति में जो पुराने हमारे किसान करते चले आ रहे थे, इन फसलों में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी और जो उनके अंदर एक ताकत थी, वो अन्य फसलों में जो धान्य फसलें हैं उसमें किसी भी फसलों में नहीं मानी जाती है। और उसमें लागत खर्च भी कम है और उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा है, नई नई वेराइटीज़ आ गई हैं। और ये सारी फसलें हम ज़्यादातर मौसम की मार अगर हम देखते हैं तो हम मार्च के बाद से आप जब खरीफ फसलें जब आती हैं और ख़रीफ़ की जब खेती होती है तो मौसम का सबसे ज़्यादा प्रभाव खरीफ फसलों में होता है। तो वैसे फसलों में हम ये किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि आप जो ऊपरवार ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है और निचली ज़मीन है,
तो मध्यम ज़मीन और निचली ज़मीन में चूँकि हमारा भोजन का मुख्य जो हम लोगों को चावल और रोटी खाने की जो परंपरा है, तो मध्यम ज़मीन और निचली ज़मीन में हम धान की खेती कर सकते हैं, लेकिन ऊपरवार ज़मीन में जो हमारे किसान हैं वो ये श्री अन्न की खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, अधिक उपज भी ले सकते हैं। इन फसलों में आप देखेंगे कि जो हमारा लागत खर्च है वो बहुत ही कम आता है और पानी की भी डिमांड कम होती है, पोषक तत्व की भी डिमांड कम होती है, जिससे हम रासायनिक खाद का प्रयोग हमको उर्वरक का कम करना होता है और उससे हमारी ज़मीन की जो हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहता है, बरकरार रहता है। और आप अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो आप एमएसपी पर अगर जाते हैं तो धान की एमएसपी आप देखेंगे तो लगभग 2300-2400 रुपया के करीब होगा और जो हमारे मोटे अनाज हैं उनका एमएसपी हमेशा अधिक रहता है। इससे तो आप प्रोडक्शन और उसके साथ साथ मार्केटिंग दोनों में इसको फ़ायदा है और आज उससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी तैयार हो रहे हैं। हम घर पर भी जो है इसके प्रोसेसिंग करके और इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो किसान इससे काफ़ी जो है कि लाभान्वित हो सकते हैं। एक तो ये विषय हो गया कि हम श्री अन्न पे फसली विविधीकरण में और ख़ास तौर से ऊपरवार ज़मीन में हम श्री अन्न को लेकर आ सकते हैं। दूसरा बात यह है कि हम जब फसल विविधीकरण की बात करते हैं तो हमें ये सोचना है कि मौसम की मार से तो हम पहले ही त्रस्त हमारे किसान भाई रहे हैं, तो ऐसे विषय पर हम एक कंसंट्रेशन हमारे किसान भाइयों का होना चाहिए जहाँ पर कि हम एक साथ समेकित कृषि प्रणाली को प्रमोट करें, कि हम एक जगह पर अपने विभिन्न आयामों को, कृषि और कृषि से संबंधित जो हमारे विभिन्न आयाम हैं उस पर हम समेकित कृषि प्रणाली का एक मॉडल तैयार करें, जिसमें हमारे बाज़ार आधारित हमारे जो खेती है उसको हम प्रमोट करें। मछली का अगर बाज़ार है तो हम तालाब आधारित समेकित कृषि प्रणाली बनाएं। सब्जी का अगर बाज़ार हमारे नज़दीक में है तो हम सब्जी आधारित कृषि प्रणाली समेकित कृषि प्रणाली बनाएं। तो इस विषय पर भी हम किसान भाई सोच सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों को, आपको किस तरह से हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने आज जानकारी दी फसल विविधीकरण के लिए, और उसमें श्री अन्न जो मिलेट्स है उसकी खेती के बारे में कितनी सारी जो महत्वपूर्ण और तकनीकी जानकारियां हैं वो आपके साथ में साझा की। और साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया मॉडल के बारे में कि किस तरह से वो अपने मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो है वो एक मॉडल निश्चित करें। तो अगर इसके बारे में भी विस्तार से हमारे किसान भाइयों को अगर आप बताएं कि बिहार में किस तरह से मॉडल का ध्यान रखें और इस तरह से फसल विविधीकरण करके एक मॉडल संरचना में वो खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा आय का लाभ उठा सकें। ये बताना चाहेंगे कि जैसा आपने पूछा कि किस तरह के फसल आधारित या किस तरह के प्रणाली आधारित हम लोग जो है कि समेकित कृषि को कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि नज़दीकी बाज़ार हमको किस चीज़ का उपलब्ध है हमारे किसान भाइयों का। अगर नज़दीकी बाज़ार हमारा मछली का उपलब्ध है तो हम मछली आधारित तालाब बेस्ड क्रॉप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करेंगे। अगर हमारा कुछ दूध मिल्क का हमारा अगर मार्केट नज़दीक है या मिल्क प्रोडक्ट का, जैसे हम मिल्क को प्रोसेस करके पनीर बना सकते हैं या खोया बना सकते हैं या छाछ बना सकते हैं, उससे आधारित, तो हम लोग जो है कि एनिमल्स को प्राइमरी में रखेंगे और बाकी जो है कि कंपोनेंट्स को सेकेंडरी और टर्टियरी में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ख़ास तौर से हमारे जो बिहार में और बिहार सरकार की और भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उस योजना का भी लाभ हम लोग मछली की खेती और उसके साथ उसके आधारित प्रणाली में, उसके साथ साथ पशुपालन विभाग से पशुपालन जो हमारा है उससे भी हम लोग योजना का लाभ ले सकते हैं।
हॉर्टिकल्चर को भी उसमें, अगर हमारा हॉर्टिकल्चर बेस्ड एरिया है, अगर वहाँ डिमांड ज़्यादा है फल फूल का, तो हम लोग हॉर्टिकल्चर बेस्ड भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बना सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें धान मीथेन गैस का बहुत बड़ा रोल है। तो मीथेन गैस का ये है कि अगर हम पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। आप धान के मेड़ पर जब जाएंगे, जब वेजिटेटिव स्टेज में, तो देखेंगे कि गर्मी लगता है, ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए कि मीथेन गैस का उत्सर्जन उसमें होता है। तो हम लोग जो है कि मध्यम और निचले ज़मीन में हम लोग DSR को भी प्रमोट कर सकते हैं, तकनीक में भी हम लोग विविधीकरण ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से जो डीडी बिहार का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम में है, उसके माध्यम से आज आपको डॉक्टर अरविंद ने जो जानकारी दी कि किस तरह से डेयरी और पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, इन सब के माध्यम से भी आप जो है वो अच्छी खासी आय का जो है वो स्रोत कर पा सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। तो आपको एक अच्छी पहचान मिल सकती है और इससे किसान भाइयों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर अरविंद, आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बिहार के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो सीमांचल से जुड़े हैं, वहाँ पर ज़मीन की अपनी एक विविधता है, छोटी ज़मीन उपलब्धता होती है, वहाँ के किसानों की जलवायु की समस्या होती है और कई बार पानी भी एक समस्या बन जाती है। तो कम पानी में सीमित स्थान पर सीमांचल क्षेत्र के किसानों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने पहले से भी ये चला आ रहा है और भारत सरकार भी अब प्रमोट कर रही है हमारे मखाना की खेती। आप देखेंगे कि सीमांचल क्षेत्र में ख़ास तौर से जो हमारा एरिया है, पूर्णिया, कटिहार, ये सब एरिया पहले से भी होते आया है। मछली और मखाना हमारा मिथिला का एक कल्चर में भी रहा है। तो सरकार जो है कि मखाना को प्रमोट कर रही है। अब ये ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि हम लोग धान के खेत में भी मखाना की खेती आसानी से कर सकते हैं। मखाना के साथ साथ सेकंड क्रॉप के रूप में हम सिंघाड़ा भी ले सकते हैं। तो धान के रिप्लेसमेंट में हम सिंघाड़ा को भी प्रमोट कर सकते हैं। हमारे किसान भाई इसको अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा ऐसी फसलों को अगर लेते हैं तो। दूसरा जो हमारे जैसा आपने चर्चा किया कि छोटे और सीमांत की हमारे जो छोटे किसान हैं जिनका खेत का आकार छोटा है, तो हमेशा जो हमारे छोटे किसान हैं हम उनको यही बताना चाहेंगे कि आप जो भी फसल लगाएं वेजिटेबल आधारित ज़रूर लगाएं और अपने घर के आंगन में किचन गार्डनिंग भी जो है ज़रूर करें आप। कि किचन गार्डनिंग से क्या होगा, और ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप सब्ज़ी लगाते हैं तो कम से कम आप केमिकल मुक्त सब्ज़ी आप अपने परिवार को भी खिला सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं अपने परिवार सहित। तो ये आपने सारी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो किसान भाई हैं वो इन तमाम जानकारियों का जो है वो लाभ उठाएंगे। और जैसा सीमांत क्षेत्रों के बारे में भी जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई, हमारे मिथिलांचल के बारे में बताया कि माछ, पान, मखान, उसमें मखान और मछली की जो है वो उत्पादन करके अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।